हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के कुछ और टॉपिक्स को। काफ़ी सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और जो भी बचे हुए टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो है आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए, लास्ट वीडियो को जो है हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे पैकेज को। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं पैकेज को। तो देखिए, पैकेज जो है वो कलेक्शन है पाइथन मॉड्यूल का अंडर नेम स्पेस, जिसको कि क्रिएट किया जाता है डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल को प्लेस करके एक डायरेक्टरी में। मतलब क्या हुआ कि पैकेज जो है वो एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो हम कह सकते हैं पैकेज जो है वो एक तरीके का फोल्डर है जहाँ पे कि बहुत सारे मॉड्यूल रखे हुए रहते हैं। अभी हमने मॉड्यूल को क्रिएट करके देखा कि किस तरीके से हम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मॉड्यूल हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं एक पैकेज के अंदर। मतलब कि एक फोल्डर के अंदर आपने बहुत सारे मॉड्यूल बना के रख दिए, तो जो फोल्डर होगा उसको आप बोलेंगे पैकेज। तो कोई भी फोल्डर पैकेज तभी कहलाता है जब उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और उसके साथ में एक स्पेशल फाइल होती है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। ये जो फाइल है उस फोल्डर में होगी तभी आप उसको पैकेज बोलेंगे। मतलब कि ये फाइल आपकी पैकेज के अंदर रहती है। हालांकि ये जो फाइल है वो आपकी एम्प्टी रहती है, लेकिन इस फाइल का होना मस्ट है। किसी भी फोल्डर को अगर आपको एज अ पैकेज कंसिडर करवाना है तो उसके अंदर आपको ये फाइल रखनी पड़ेगी मॉड्यूल के साथ में। तो सिंपली हम कह सकते हैं पैकेज जो है वो एक तरीके का फोल्डर है जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल रखे हुए हो सकते हैं और साथ में जो है आपकी एक स्पेशल फाइल रहती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। ये फाइल साथ में रहती है उस फोल्डर में, तो उस फोल्डर को हम कह सकते हैं पैकेज। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैकेज क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। तो देखिए, लाइब्रेरी को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। लाइब्रेरी जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेज हो सकती हैं। मतलब कि जो पाइथन मॉड्यूल होता है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं और जो पैकेज होता है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं और जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं। मतलब कि ये और भी ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक तरीके से कॉन्सेप्चुअली देखें तो लाइब्रेरी और पैकेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जो है पैकेज को ही एक तरीके से लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी भी जो है वो एक तरीके का फोल्डर ही है जिसके अंदर बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं, सब पैकेज हो सकते हैं और मॉड्यूल हो सकते हैं। तो आप पैकेज को ही लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरी और पैकेज में डिफरेंस क्या है। अभी जो हम क्रिएट करने वाले हैं एक पैकेज को, मतलब कि एक सिंपल लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे जिसको कि हम पैकेज भी कह सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं किस तरीके से जो हम सिंपल लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, क्रिएटिंग अ पैकेज स्लैश लाइब्रेरी। मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही चीज़ें हैं। मैं अभी आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि पैकेज और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पैकेज को ही लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से कोई पैकेज या फिर हम लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, पैकेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक डायरेक्टरी को क्रिएट करना पड़ता है। डायरेक्टरी बोलिए या फोल्डर बोलिए, बात एक ही है। फोल्डर को ही हम डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके बाद में इस फोल्डर का कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपके पैकेज या फिर लाइब्रेरी का नेम रहे वो आप इस फोल्डर को नेम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने इसका नेम क्लास 12 दे दिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का कोई भी नेम दे देंगे। आप जो भी आप चाहते हैं कि आपके पैकेज या लाइब्रेरी का नेम रहे वो आप उस फोल्डर का नेम दे देंगे। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे क्लास 12 दे दिया है। इसके बाद जो है आप उस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मतलब क्या है, जो पाइथन फाइल्स हैं वो आप क्रिएट करेंगे जिनके अंदर कुछ फंक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लेता हूँ और इस मॉड्यूल के अंदर जो है मैंने ये कोड लिख दिया है। मतलब कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, एक यहाँ पे वेरिएबल है और एक यहाँ पे फंक्शन है। इसके बाद में इस मॉड्यूल का हम कुछ भी नेम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया है रेगुलर स्टूडेंट्स डॉट py। तो इसको जो है हम सेव कर देंगे। मतलब क्या है, एक py फाइल बन जाएगी हमारी। जो पाइथन फाइल है उसको हम सेव कर देंगे और इस पाइथन फाइल में क्या है, स्कूल नंबर है और स्टूडेंट नेम के नाम से क्या है, एक फंक्शन है। तो एक मॉड्यूल तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्कूल नंबर और स्टूडेंट नेम के नाम से एक फंक्शन और ले लिया है और इस वाले मॉड्यूल का नेम रख दूंगा मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। मतलब क्या है, ये जो फाइल मैं क्रिएट करूंगा वो क्रिएट करूंगा प्राइवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स डॉट py के नाम से। इसको मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो है हमारा दूसरा मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा इस क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर।
अब अगर आप चाहें तो क्लास 12th वाले जो पैकेज है आपका, इसके अंदर सब पैकेज भी बना सकते हैं। मतलब पैकेज के अंदर एक और पैकेज, मतलब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपके पैकेज हो सकते हैं। तो आप जो है क्लास 12th को एज अ लाइब्रेरी कंसिडर कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है हम पैकेज भी रख सकते हैं। अब जो क्लास 12th वाला हमारा फोल्डर है, इसको अगर हमें एज अ पैकेज ट्रीट करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये पैकेज की तरह ट्रीट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल फाइल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताई __init__.py। वो जो हमें फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देंगे पाइथन की, और इसको जो है यहाँ पे इस फोल्डर में ही सेव कर देंगे। हालांकि इस वाले फाइल के अंदर कुछ भी कोड नहीं रहेगा, लेकिन इस फाइल को हमें इस तरीके से नेम दे के सेव कर देना है। तो अब जो क्लास 12th वाला फोल्डर है वो एज अ पैकेज आपका ट्रीट होने लगेगा। मतलब क्या है, ये जो फोल्डर है वो पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी पैकेज के अंदर सब पैकेज भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप क्लास 12th को एज अ लाइब्रेरी कंसिडर करते हो, तो इसके अंदर आप सब पैकेज भी रख सकते हो। तो किस तरीके से रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पैकेज और क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और ये जो पैकेज क्रिएट करूंगा ये भी एक तरीके का क्या होगा, फोल्डर होगा। मतलब कि एक तरीके की डायरेक्टरी ही होगी, और इसका भी हम कुछ नेम दे देंगे। तो मतलब क्या हुआ, क्लास 12th वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करा हमने, और उसका नेम दे दिया सब्जेक्ट। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं क्लास 12th वाले पैकेज के अंदर हमने सब पैकेज क्रिएट करा है, जिसका नाम हमने रखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पे मॉड्यूल रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए एक मॉड्यूल के लिए यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। एक मॉड्यूल मैंने बनाया जिसमें कि मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल के लिए फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो ये जो मॉड्यूल होगा इसका मैं कुछ नेम दे दूंगा। सपोज कि मैं यहाँ दे देता हूँ subject_name.py। मतलब ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर सब्जेक्ट के नेम की डिटेल रहेगी। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल है ये अपने अंदर कंटेन करके रखेगा एक फंक्शन, और फंक्शन का नेम क्या है, सब्जेक्ट डिटेल। तो यहाँ पे जो है इस फंक्शन में सब्जेक्ट डिटेल होंगी, और ये फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर है, subject_name.py। इस नाम से जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर ये हमारा फंक्शन है। तो इस तरीके से जो है हमने एक सब पैकेज क्रिएट कर दिया है क्लास 12th वाले पैकेज के अंदर। मतलब कि ये जो पैकेज है इसके अंदर हमारा सब पैकेज हो गया है सब्जेक्ट के नाम से, और सब्जेक्ट वाले पैकेज के अंदर हमारा मॉड्यूल का नेम क्या है, subject_name.py। ये जो है हमारा मॉड्यूल का नेम है, और इसके अंदर ये जो है हमारा फंक्शन है जिसका नाम है सब्जेक्ट डिटेल। अब ये जो फोल्डर हमने क्रिएट करा है, मतलब कि क्लास 12th के अंदर हमने यहाँ पे सब फोल्डर क्रिएट करा है सब्जेक्ट के नेम से। तो इसको भी अगर आपको एज अ पैकेज ट्रीट करवाना है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली फाइल यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, तभी जो है ये आपका एज अ पैकेज कंसिडर होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये वाली फाइल प्लेस कर देंगे, मतलब कि एम्प्टी फाइल यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमने पूरा पैकेज डिफाइन कर दिया है। अब इस वाले पैकेज को जो है आप बोल सकते हो लाइब्रेरी। मतलब कि जो क्लास 12th वाला पैकेज है इसको आप लाइब्रेरी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ और पैकेज भी हैं। मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पैकेज है, इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैकेज हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक लाइब्रेरी के अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लाइब्रेरी को और सिंप्लीफाई करें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमने क्लास 12th की डिटेल ली है, मतलब क्लास 12th के नाम से एक पैकेज क्रिएट करा है। तो इसी तरीके से जो है आप क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 के नाम से जो है पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, और उन पैकेज को जो है आप एक फोल्डर में डाल सकते हैं, एक बड़े से फोल्डर में डाल सकते हैं, और उस पूरे फोल्डर को आप बोलेंगे लाइब्रेरी। मतलब क्या है, वो अपने अंदर कंटेन करके बहुत सारे पैकेज रखा हुआ है, बहुत सारे मॉड्यूल रखा हुआ है। तो जब आप इस तरीके से किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर पैकेज रख देते हैं, कुछ मॉड्यूल्स रख देते हैं, तो जो पूरा फोल्डर होता है उसको हम जो है एज अ लाइब्रेरी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल हैं, कुछ फंक्शंस हैं, तो उसको जो है हम एज अ पैकेज कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लाइब्रेरी और पैकेज में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि दोनों टर्म जो हैं वो एक तरीके से सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक तरीके के फोल्डर होते हैं जहाँ पे कि उनके अंदर पैकेज या फिर जो है मॉड्यूल्स रहते हैं। तो एक पैकेज के अंदर भी सब पैकेज हो सकते हैं, और एक लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे पैकेज या फिर मॉड्यूल हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पैकेज और लाइब्रेरी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो पैकेज है उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इसी को जो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए पैकेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल क्रिएट कर लूँगा, जिनको कि मैं यहाँ पे उस पैकेज के अंदर रखूँगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक मॉड्यूल डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ मान लीजिए स्कूल नंबर, और यहाँ पे नंबर देता हूँ मान लीजिए 4562। ये जो है मैंने स्कूल नंबर दे दिया। इसके बाद में एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ डेफ स्टूडेंट नेम।
इस फंक्शन के अंदर जो है मैं स्टूडेंट्स के नेम लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से कॉलन लगा के एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए ये जो मॉड्यूल है वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ प्रिंट नेम ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया और यहाँ पे जो है मान लीजिए कुछ स्टूडेंट के नेम प्रिंट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ प्रिंट सपोज अभय एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट स्नेहा। ठीक है, और कर देता हूँ प्रिंट यहाँ पे सपोज राहुल एंड एक और कर देता हूँ प्रिंट विवेक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट कर दिए हैं। अब जो इस वाली फाइल को मैं सेव करूँगा, मतलब जो भी कोड यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर मैंने लिखा है इसको मैं सेव करूँगा और इसका नेम दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं फाइल में और सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्लास 12 के नाम से। क्लास 12 के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर ही मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, इस मॉड्यूल को रखूँगा। मतलब कि यहाँ पे जो क्लास 12 है, जो फोल्डर मैंने बनाया है, इसको हम एज अ पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस वाले प्रोग्राम को सेव कर दूंगा। तो इस प्रोग्राम का जो नेम है, मतलब कि जो यहाँ पे मॉड्यूल का नेम रहेगा, तो उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेगुलर अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है। सेव कर देते हैं। तो एक मॉड्यूल हमारा क्या हो गया है, क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से हम सेकंड मॉड्यूल को भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सेकंड मॉड्यूल को। तो यहाँ से जो है मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट नेम के नाम से ही फंक्शन रख रहा हूँ मैं और यहाँ पे कर दे रहा हूँ नेम ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये जो है प्राइवेट स्टूडेंट का डेटा मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम चेंज कर देता हूँ मैं मान लीजिए ले लेता हूँ सनी, अजय, मोनिका और यहाँ दे देता हूँ मान लीजिए आदित्य। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेम दे दिए हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के। तो ये कोड हो गया हमारा सेकंड मॉड्यूल का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है और एक फंक्शन रखा है। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सेव पे और इसको भी मैं उसी फोल्डर में सेव करूंगा। जो क्लास 12 वाला फोल्डर हमने बनाया था उसी के अंदर हम इसको रखेंगे। तो इसका नेम देता हूँ मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, .py लगा दिया, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड मॉड्यूल हो गया है क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर। अब देखिए क्लास 12 वाला जो फोल्डर है वो पैकेज आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसके अंदर एक फाइल नहीं रखी जाएगी। कौन सी फाइल होगी, देखिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू फाइल और यहाँ पे जो इस फाइल में मैं कुछ भी कोड नहीं लिखूंगा, सिंपली क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और उसी फोल्डर के अंदर इसको सेव कर देंगे। और सेव करते टाइम इसका नेम क्या देंगे, यहाँ पे नेम देंगे हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py। इस तरीके से जो हम इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो क्लास 12 वाला फोल्डर था वो अब हमारा पैकेज बन चुका है। अब जो है उस क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर एक सब पैकेज क्रिएट करेंगे हम। तो सब पैकेज को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वहीं पे जाएंगे उसी के अंदर और यहाँ पे जो है एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसका नेम जो है दे देता हूँ सब्जेक्ट। जो हमारा सब पैकेज होगा उसका नेम हमने दे दिया है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गया ये हमारा। अब जो है सब पैकेज के अंदर कुछ मॉड्यूल डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मॉड्यूल के लिए कोड डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं देता हूँ प्रिंट सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट हिंदी एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ कर देता हूँ इंग्लिश और यहाँ कर देता हूँ मैथ, यहाँ कर देता हूँ साइंस एंड यहाँ कर देता हूँ CS, मतलब कि कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड दे दिया और इस पूरे कोड को जो है मैं फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ सपोज कि डेफ सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम के नाम से मैंने फंक्शन ले लिया और इसके अंदर इस पूरे कोड को डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ बैक स्पेस, फिर इसको इस तरीके से कर देता हूँ, इसको भी इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा एंड ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे मैंने कोड डिफाइन कर दिया है सब्जेक्ट नेम वाले फंक्शन के अंदर। और इस फाइल को कर देंगे हम सेव कौन से फोल्डर के अंदर, जो सब पैकेज वाला फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं।
ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाला फोल्डर ओपन करेंगे हम और यहाँ पे जो है इसको सेव कर देंगे। subject.py के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद में जो हमारा सब पैकेज वाला फोल्डर है वो तब तक पैकेज नहीं बनेगा जब तक कि हम उसके अंदर स्पेशल फाइल नहीं डालेंगे। कौन सी स्पेशल फाइल है? __init___.py। तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ मैं और यहाँ पे जो है इसका नेम दे देता हूँ __init___.py। सेव करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा पैकेज बनके तैयार हो गया है। मतलब क्लास 12 के नाम से हमने क्या करा, एक पैकेज बनाया है और उसके अंदर सब्जेक्ट के नाम से एक सब पैकेज क्रिएट करा है और उस सब पैकेज के अंदर हमने एक मॉड्यूल डिफाइन करा है जिसका नेम हमने रखा है subject.py। इसी तरीके से जो हमारा क्लास 12 वाला पैकेज है उसके अंदर भी हमने दो मॉड्यूल रखे हैं। एक रखा है regular student.py के नाम से और एक रखा है private student.py के नाम से। और दोनों ही जो पैकेज है उसमें हमने एक स्पेशल फाइल डाल दी है जो कि हमारी __init___.py। इस फाइल को भी हमने साथ में वहां पे प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हमने क्लास 12 के नाम से एक पूरा पैकेज बना दिया है या फिर आप कह सकते हो कि लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है जिसके अंदर जो है कुछ मॉड्यूल हैं, कुछ फंक्शंस हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 वाला जो फोल्डर है इसके अंदर सब पैकेज भी हैं और यहाँ पे मॉड्यूल भी हैं। तो क्लास 12 को जो है आप एज अ लाइब्रेरी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर पैकेज भी हैं। तो एक लाइब्रेरी के अंदर पैकेज भी हो सकते हैं, मॉड्यूल भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, कलेक्शन है वो डिफरेंट टाइप के पैकेज और मॉड्यूल का। और यहाँ पे अगर हम पैकेज की बात करें तो सब्जेक्ट वाला जो फोल्डर है उसको आप एज अ पैकेज कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल हैं क्योंकि इसके अंदर कोई और पैकेज नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं पैकेज और 12th क्लास वाला जो फोल्डर है उसको हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी। वैसे दोनों टर्म एक ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों को बहुत बार एक्सचेंज करके यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप कोई पैकेज या फिर लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी या फिर जो पैकेज हमने क्रिएट करा है उससे जो है किस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मतलब जो भी मॉड्यूल हमने लाइब्रेरी या पैकेज के अंदर डिफाइन करे हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कैसे करेंगे। मतलब उनसे कोई डेटा लेना है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको एक्सेस करना है या कोई फंक्शन एक्सेस करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उन सब चीज़ों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आप कोड किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे समझिए। मान लीजिए क्लास 12 के नाम से जो हमने पैकेज बनाया था उससे मुझे इंपोर्ट करना है प्राइवेट स्टूडेंट्स का डेटा। मतलब कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के नाम से जो मैंने मॉड्यूल वहाँ पे बनाया था उसको जो है मुझे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम क्लास 12, मतलब क्लास 12 वाली जो लाइब्रेरी या फिर पैकेज है उससे इंपोर्ट करो किसको, प्राइवेट स्टूडेंट्स को। मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स के नाम से उसके अंदर जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर दो मेरे प्रोग्राम में। फिर यहाँ पे देखिए मैंने प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है स्टूडेंट नेम वाला फंक्शन। ये जो फंक्शन मैंने इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करा था उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। एंड इसी तरीके से इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने एक और ऑब्जेक्ट को एक्सेस कराया है इस मॉड्यूल के, जो कि है स्कूल नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया है प्राइवेट स्टूडेंट डॉट स्कूल नंबर। मतलब कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के नाम से जो मॉड्यूल है उसके अंदर से स्कूल नंबर के नाम से जो ऑब्जेक्ट है वो भी मुझे एक्सेस करना है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट स्टूडेंट वाला मॉड्यूल है वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा और उसके अंदर की ये दो ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट नेम से जो फंक्शन है वो और स्कूल नंबर के नाम से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट नेम वाले फंक्शन की तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन से, ये जो है स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं और नीचे देखिए यहाँ पे स्कूल नंबर भी आ रहा है। यहाँ पे जो है मैंने मैसेज इस तरीके से दे दिया है। अगर मैं उसको और फॉर्मेट कर देता, यहाँ पे मैसेज दे देता स्कूल नंबर, तो यहाँ पे स्कूल नंबर भी डिस्प्ले हो जाता। तो इस तरीके से जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये हमारा स्कूल नंबर आ गया है और ये जो है स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मेन प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हमें इंपोर्ट करना है मॉड्यूल को। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं न्यू प्रोग्राम और यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। मान लीजिए अपने प्रोग्राम में मुझे इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम क्लास 12 इंपोर्ट। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। किसको इंपोर्ट करना है, मान लीजिए मुझे करना है प्राइवेट स्टूडेंट। ये जो मॉड्यूल मैंने डिफाइन करा है इस वाले पैकेज के अंदर, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो अब यहाँ पे इस मॉड्यूल से कोई फंक्शन एक्सेस कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट नेम वाला फंक्शन, तो यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया।
इसके बाद मान लीजिए मुझे इस मॉड्यूल से कुछ और ऑब्जेक्ट को भी इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ प्रिंट स्कूल नंबर, ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मेरा मॉड्यूल का भी नेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लगाया है, तो यहाँ पे जो है मुझे मॉड्यूल का नेम भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं नीचे, यहाँ पे भी कर दूंगा मैं इस तरीके से। अब जो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और इसको जो है देखिए मैं क्लास 12 से बाहर सेव कर दूंगा। मान लीजिए जो क्लास 12 वाला पैकेज था हमारा, उससे बाहर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पे मेन प्रोग्राम, ठीक है, मेन प्रोग्राम डॉट py के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब जो हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि इस वाली लाइन में जो है मैंने क्लास 12 लिखा है और जो पैकेज बनाया था हमने, पैकेज बनाते टाइम एक मिस्टेक कर दिया हमने कि जो पैकेज का नेम दिया था वहाँ पे जो हमने स्पेस दे दिया था। पहले इसको चला के देखते हैं, मुझे लगता है एरर आएगा क्योंकि स्पेस जो है वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। देखिए मैं रन करता हूँ एक बार इसको, तो देखिए यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो पैकेज का नेम से कर लेते हैं, पहले हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए जो क्लास 12 के नाम से पैकेज बनाया था इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दे रखा है, तो स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ, मैं क्लास और 12 के बीच में से स्पेस हटा देता हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पैकेज के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता है। जो आइडेंटिफायर वाले रूल हैं वही यहाँ पे फॉलो होंगे, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा। अब जो है इसको दोबारा से रन करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और अब रन करते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। तो अभी भी कुछ एरर देखने को मिल रहा है, चेक करते हैं क्या एरर रह गया है। यहाँ पे जाके एक बार मॉड्यूल का नेम चेक कर लेते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट। ओके, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है, प्राइवेट स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे हमने मॉड्यूल बनाया था उसका नेम जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स दिया था, मैंने एस नहीं लगाया। जब इसको एक्सेस कराया तो यहाँ पे जो हमें एस लगाना पड़ेगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। अब जो है इसको सेव करके अगेन रन करते हैं। तो देखिए इस बार जो हमारा परफेक्टली वर्क कर गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की डिटेल है वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और साथ ही यहाँ पे देखिए स्कूल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, जो स्कूल नंबर हमने लास्ट में एक्सेस करा था वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी या फिर पैकेज में से मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज में से मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई मॉड्यूल फ्रॉम सब पैकेज, कि जो सब पैकेज हमने बनाया था वहां से अगर हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्लास 12 के अंदर जो हमने सब पैकेज बनाया था सब्जेक्ट के नेम से, उसमें से मुझे सब्जेक्ट के नाम से जो हमारा मॉड्यूल है उसको मुझे इम्पोर्ट करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे भी मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखा है। तो इन दोनों जगह पे सब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो पैकेज का नेम है वो भी सब्जेक्ट है और जो मॉड्यूल का नेम है वो भी सब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा सब पैकेज का नेम है और ये जो हमारा मॉड्यूल का नेम है जो कि सब्जेक्ट वाले पैकेज के अंदर है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम क्लास 12 डॉट सब्जेक्ट इम्पोर्ट सब्जेक्ट, मतलब कि क्लास 12 वाले पैकेज के अंदर से जो सब पैकेज है सब्जेक्ट वाला उसके अंदर से इंपोर्ट करो सब्जेक्ट नाम के मॉड्यूल को, कि इसके अंदर सब्जेक्ट नाम का मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर दो मेरे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाले मॉड्यूल से मैंने एक फंक्शन कॉल करा है जिसका नाम है सब्जेक्ट नेम। ये जो फंक्शन है वो मैंने अपने प्रोग्राम में यूज करा है जिसके पास में सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट वाले मॉड्यूल से ये फंक्शन यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो बात करें इसके आउटपुट की, तो आउटपुट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन और जो सब्जेक्ट के नेम हमने सब्जेक्ट नेम वाले फंक्शन में डिफाइन करे थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है उसमें आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे जो है इंपोर्ट करना है मुझे क्लास 12 के अंदर से, किसको इंपोर्ट करना है, सब्जेक्ट वाले सब पैकेज को। तो यहाँ पे जो है मैं कर दूंगा क्लास 12 डॉट सब्जेक्ट, क्योंकि जो सब पैकेज है उसका नाम सब्जेक्ट है। और इसके बाद में यहाँ कर लूंगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में क्या लिखूंगा, मॉड्यूल का नेम। तो मॉड्यूल का नेम भी मेरा क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाले मॉड्यूल से कोई फंक्शन एक्सेस करूंगा मैं, तो इस सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वाले मॉड्यूल से मुझे फंक्शन एक्सेस करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है, फिर लिखूंगा डॉट और अब दूंगा फंक्शन का नेम। तो फंक्शन मेरा किस नाम से है, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, इस नाम से हमारा फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर गया है और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो सब्जेक्ट के नेम है वो डिस्प्ले यहाँ पे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप किसी सब पैकेज के अंदर से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं।
और अगर यहाँ पे आपको मॉड्यूल से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, वही वाले रूल फॉलो होंगे, उसी तरीके से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है आप किसी सब पैकेज में से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जो है मैंने आपको पैकेज और लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस तरीके से आप अपना पैकेज या फिर लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसके मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप एडिशनल लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो एडिशनल लाइब्रेरी होती हैं जो कि हमारे पाइथन आईडीएल के साथ में हमें नहीं मिलती हैं, उसको हमें इंस्टॉल कैसे करना पड़ेगा और उनके जो मॉड्यूल होते हैं उनको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में जो है मैंने आपको काफ़ी सारे एडिशनल लाइब्रेरी के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में बताया था। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमें जो है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ करना हो तो उसको इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे और उसके अंदर के जो मॉड्यूल होते हैं उनको किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में उसके अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से यूज़ करके हम जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होती है वो होती है हमारी प्लॉटिंग के लिए। मतलब कि कोई भी आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे या फिर ग्राफ के जैसा ही कोई और डायग्राम आपको प्लॉट करवाना है तो वो आप कर सकते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी की हेल्प से। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अभी मैटप्लॉट लाइब्रेरी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कमांड में लिखता हूँ फ्रॉम मैटप्लॉटलिब import pyplot as plt। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर से pyplot नाम का एक मॉड्यूल है जिसको कि मुझे इंपोर्ट करना है और इसको जो है मैं रिनेम करके इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने जो pyplot मॉड्यूल है उसको रिनेम कर दिया है एज plt। मतलब कि plt अगर मैं कहीं पे भी लिखूंगा तो इसका मतलब है pyplot मॉड्यूल ही एक्सेस होगा। इस चीज़ को मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अब जो यहाँ पे pyplot वाला जो मॉड्यूल है जिसको कि मैंने रिनेम करके plt कर दिया है, इसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ एक फंक्शन जो कि है प्लॉट। तो उस फंक्शन की हेल्प से जो है मैं यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ plt डॉट प्लॉट और यहाँ पे जो है फंक्शन है हमारा, तो पैरेंथेसिस लगा देंगे और इसके अंदर जो है मैं जो मेरा ग्राफ प्लॉट होगा उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए वैल्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा मैं लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए देता हूँ मैं 1, 2, 3। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद में एक लिस्ट और बनाऊंगा। उस लिस्ट में जो है मैं वैल्यू दूंगा जो कि मैं बाई एक्सिस पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए देता हूँ 4, 3, 5। ये जो है मेरे ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आएंगी और ये जो है बाई एक्सिस पे आएंगी। अब जो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और एक्सेस कर लेता हूँ plt वाले मॉड्यूल से ही plt और कर देता हूँ शो, जो क्या करेगा हमारे ग्राफ को प्लॉट करेगा, मतलब कि शो करवाएगा। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रन पे क्लिक कराया तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है फिगर नाउ रेंडर इन द प्लॉट पैन। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लॉट पैन आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका होगा। इस पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इस तरीके से जो यहाँ पे हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी को मुझे इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट तो हुई नहीं, ये तो डायरेक्टली मेरी एक्सेस हो गई। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे जो स्पाइडर आइडियली है इसके साथ में ये कॉन्फ़िगर की हुई है, मतलब कि इस आइडियली में ये इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर पे जो है एनाकोंडा को इंस्टॉल कर रखा है। तो उसमें जो है ये लाइब्रेरी हमें साथ में मिल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेस हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ पाइथन के ऑफिशियल आइडियली की, तो उसके साथ में ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। देखिए मैं ओपन करता हूँ। पहले इस कोड को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब करते हैं पाइथन के ऑफिशियल आइडियल को ओपन। तो देखिए पाइथन की जो ऑफिशियल आइडियली होती है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब जो है इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और सेव कर देता हूँ किसी भी नेम से। मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पे plot.py, इस नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल मैंने सेव कर दी। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको एरर देखने को मिल रहा है और एरर में क्या आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर।
मतलब कि नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉटलिब, मतलब ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर नहीं है, मतलब कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस आइडियली के साथ में। तो इसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में। देखिए यहाँ पे मैं सी ड्राइव में चला जाता हूँ, तो लोकल डिस्क सी में चला गया। फिर जो है आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो आपका पाइथन है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन का एक फोल्डर आ रहा होगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा वो कहाँ पे है। तो यूजली जो है वो आपका यूजर्स वाले फोल्डर में होता है। जो यूजर्स वाला फोल्डर होता है इसको ओपन कीजिए और इसके अंदर जो भी आपका यूजर नेम है उसके अंदर जाइए। मतलब कि आपके पीसी में जो भी यूजर नेम होंगे उनके नेम यहाँ पे आ रहे होंगे। तो जिस यूजर से आपने लॉगिन कर रखा है उसको आप चेक कीजिए। जैसे मेरे केस में जो है यूजर नेम MK है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है एक फोल्डर जिसका नाम होगा ऐप डेटा। अगर ऐप डेटा आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस में जाने के बाद में यहाँ पे जाना है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है व्यू वाले ऑप्शन पे और इसके बाद में जो है आपको क्लिक करना है शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जो है आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। अब जो है आपको यहाँ पे देखिए ऐप डेटा के नाम से फोल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐप डेटा के नाम से ये फोल्डर आ गया है। तो आपको इस फोल्डर को ही ओपन कर लेना है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। इसके बाद में आपको जाना है लोकल वाले फोल्डर के अंदर, इसको ओपन कर लेता हूँ। देन जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रोग्राम वाला फोल्डर। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स के नाम से एक फोल्डर आ रहा है, ये है, इसको ओपन करना है हमें। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा पाइथन। तो इस फोल्डर को जो है आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा उसके नाम से यहाँ पे फोल्डर आ रहा होगा। तो मेरे में देखिए पाइथन 3.7 भी है और 3.9 भी है। तो फिलहाल के लिए जो है मैं पाइथन 3.7 के साथ में मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पाइथन 3.7 को। ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको स्क्रिप्ट के नाम से, इसको ओपन करना है। तो इस फोल्डर में आप देखेंगे तो कई सारी आपको पिप के नाम से फाइल देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से जो है पिप के नाम से आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जो पाथ है जहाँ तक हम पहुँचे हैं ये पाथ आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसको कॉपी करके भी रख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ओपन रहने दीजिए। इसके बाद में आपको ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर पे कमांड प्रॉम्प्ट को, जो CMD होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब जो है मैं क्या करूँगा, उस वाले पाथ के अंदर यहाँ से जाऊँगा। तो अब जो है उस वाले पाथ तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, CD लिखना पड़ेगा, मतलब कि चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CD। देखिए यहाँ पे MK के अंदर ऑलरेडी हूँ मैं, यहाँ तक तो ऑलरेडी है मेरा। अब जो है मुझे ऐप डेटा के अंदर जाना है, तो मैं लिखूँगा CD ऐप डेटा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ऐप डेटा के अंदर आ गया मैं। अब लिखूँगा CD लोकल। तो देखिए लोकल वाले फोल्डर के अंदर आ गया, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब इसके बाद मैं लिखूँगा CD प्रोग्राम, एंटर करता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम्स तक आ चुका हूँ मैं, मतलब कि यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब मैं लिखता हूँ CD पाइथन। तो देखिए पाइथन वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। अब लिखता हूँ मैं CD पाइथन 3.7। तो देखिए पॉइंट लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, मतलब कि 37 लिखा हुआ है। तो जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिख देना है। एंटर करता हूँ। तो देखिए पाइथन 3.7 के अंदर हम आ चुके हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे CD स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत कर दी, मैं कर देता हूँ CD स्क्रिप्ट, एस लगना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, मतलब कि यहाँ तक जो है मैं पहुँच चुका हूँ। अब क्या करूँगा, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा। तो यहाँ पे कमांड क्या लिखी जाएगी, कमांड लिखी जाएगी पिप और यहाँ लिखेंगे इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इस तरीके से हम लिख देंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और इसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। और एंटर प्रेस करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे ये लाइब्रेरी जो है वो आपके इंटरनेट से इंस्टॉल होगी। तो एक बार मैं अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं गूगल टाइप करके देख लेता हूँ। आई थिंक चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे। ओके, परफेक्टली चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट, तो मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस कराया तो यहाँ पे जो है हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम ले रही है।
तो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद वीडियो को मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो फाइनली हमारी लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल हो चुकी है। इसने काफ़ी टाइम लिया बट ये इंस्टॉल हो चुकी है। ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है और ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए अब जो है इसको यूज़ करके देखते हैं पाइथन की आइडियली के साथ में। तो देखिए यहाँ पे वापस आ गए हैं हम कोड पे, पाइथन की जो आइडियली है वहाँ पे आ गए हैं। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा प्रॉपर तरीके से चलता है या नहीं। तो देखिए इस बार जो है हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चल गया है और यहाँ पे देखिए हमें जो है ग्राफ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी लाइब्रेरी है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आप एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी एडिशनल लाइब्रेरी होती हैं आपको उनको इस तरीके से इंस्टॉल करना होता है। हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए उसकी कमांड अलग होती है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि किस लाइब्रेरी को किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दे दी है, किस तरीके से आप लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मॉड्यूल को और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, मतलब उनके नेम देखने वाले हैं हम सिर्फ कि कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कौन से मॉड्यूल का पार्ट है, मतलब कि उस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको मॉड्यूल और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो पहला मॉड्यूल है जिसके हम फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा री मॉड्यूल। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये मॉड्यूल क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस मॉड्यूल को हम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए। तो देखिए री की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जो है एक स्पेशल टाइप की टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है जिसको कि यूज़ किया जाता है किसी सर्च पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब कि जो मॉड्यूल है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है सर्च पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस मॉड्यूल की कि इस मॉड्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे पहला फंक्शन है मैच, सेकंड है सर्च, थर्ड है फाइंड ऑल एंड फोर्थ है स्प्लिट एंड फिफ्थ है सब। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट फंक्शन भी दे रखा है। तो स्प्लिट फंक्शन को जब मैंने आपको स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करा था तो वहाँ पे मैंने बताया था, तो उस टाइम पे जब हमने स्प्लिट फंक्शन को यूज करा था तो उसके लिए हमने कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करा था। तो आप बिना मॉड्यूल के भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि ये जो फंक्शन है इसके लिए कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे री मॉड्यूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इस मॉड्यूल का पार्ट होते हैं और इस मॉड्यूल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि सर्च वाला फंक्शन कई बार पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल लिखा हो सकता है या फिर लाइब्रेरी लिखा हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अगर वहाँ पे लाइब्रेरी दे रखा है तब भी आप री ही लिखेंगे, मतलब कि मॉड्यूल दे रखा हो या फिर आपका लाइब्रेरी दे रखा हो। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी लाइब्रेरी या कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, तो आपको लिख रहा है आंसर में री। तो आई होप आप लोगों को री मॉड्यूल समझ में आ गया होगा और इसके कौन कौन से कॉमन फंक्शन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इन फंक्शंस को मैं आपको चला के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये फंक्शन क्या वर्क करते हैं और किस तरीके से इनका प्रोग्राम बनेगा। ये सारी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएंगी। बस ज़्यादा में ज़्यादा इतनी चीज़ पूछी जाएगी आपसे कि जो फंक्शन है वो कौन से मॉड्यूल का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैं इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली करने लगा तो इस पे बेस्ड एक वीडियो अलग बन जाएगी, क्योंकि इन सबको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ मॉड्यूल और उनके फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वैसे ये जो है आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन होता है या किसी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको उसके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इन सबको बता रहा हूँ जिससे कि आपका एक भी नंबर कटे ना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो नेक्स्ट मॉड्यूल है डेट टाइम मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल का काम क्या होता है, देखिए ये जो मॉड्यूल है ये आपको प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ फंक्शन टू डील विद डेट्स, टाइम्स एंड टाइम इंटरवल्स। मतलब कि ये जो मॉड्यूल है वो अपने अंदर ऐसे फंक्शन को कंटेन करके रखता है जो कि आपके डेट एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो बात करते हैं इस मॉड्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। देखिए ये जो है कुछ कॉमन फंक्शन है इस मॉड्यूल के। पहला है डेट, सेकंड है टुडे, थर्ड है टाइम डेल्टा, फोर्थ है नाउ। तो ये जो है कुछ कॉमन फंक्शन है जो कि इस मॉड्यूल का पार्ट होते हैं।
अगर ये फंक्शन आपके एग्जाम में दे रखे हैं और पूछा जाए इनके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, तो आंसर आप लिखेंगे डेट टाइम मॉड्यूल। अब इसी की तरह एक मॉड्यूल और होता है जिसका नाम है टाइम। तो टाइम मॉड्यूल में क्या होता है, देखिए टाइम मॉड्यूल जो है इसके अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि टाइम है, सी टाइम है, स्लीप है। ये वाला मॉड्यूल भी इस वाले मॉड्यूल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर टाइम से डील करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फंक्शन कौन कौन से हैं, टाइम है, सी टाइम है, स्लीप है। तो इनमें से अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है और पूछा जाए कि इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए कौन सा मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम मॉड्यूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो नेक्स्ट मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल का काम क्या होता है ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है और इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके देख भी चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ मॉड्यूल का काम क्या होता है, मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर होते हैं। तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आप इस मॉड्यूल से मैथमेटिकल फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस मॉड्यूल के कॉमन फंक्शन की। कौन कौन से कॉमन फंक्शन है, देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला फंक्शन है पावर, सेकंड है स्क्वायर्टी, थर्ड है जीसीडी, फोर्थ है सील, फिफ्थ है फैक्टोरियल, सिक्स्थ है फ्लोर, सेवंथ है डिग्री, एट्थ है कॉस। एंड इन फंक्शंस के अलावा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है पाई, तो ये भी हमारा किसका पार्ट होता है, मैथ मॉड्यूल का पार्ट होता है। तो अगर इन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन आपका बोर्ड एग्जाम में दे रखा हो और पूछा जाए इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी या फिर कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, तो आपका आंसर होगा मैथ मॉड्यूल। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। मैंने मैथ मॉड्यूल पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक जो है आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल पे स्पेशली मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन मैंने एक्सप्लेन करे हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो नेक्स्ट मॉड्यूल है रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल को भी हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल का काम क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल का काम होता है इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस रहते हैं जिनको कि आप रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉमन फंक्शन है इस मॉड्यूल के, देखिए इस मॉड्यूल में जो है रैंडम फंक्शन रहता है, रैंड रेंज फंक्शन रहता है और रैंड इंट फंक्शन रहता है। तो इन तीनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में दे रखा है और आपसे पूछा जाए कौन सा मॉड्यूल या कौन सी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा रैंडम मॉड्यूल। और देखिए रैंडम मॉड्यूल पे बेस मैंने स्पेशली 2 वीडियो अलग से बना रखी हैं, आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, इसके अंदर के जो फंक्शन है वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं और ये जो फंक्शन है इन पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मतलब कि आउटपुट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उन दोनों वीडियो के लिंक भी मैं यहीं पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल के जो फंक्शन होते हैं, ये जो फंक्शन है इन पे बेस एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है। 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मान के चलिए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो आप अच्छे से कर पाएँ। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल को, जो कि है स्टैटिक्स मॉड्यूल। तो बात करते हैं स्टैटिक मॉड्यूल का काम क्या होता है। तो देखिए ये जो है बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट मैथमेटिकल स्टैटिक्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा। मतलब कि जो स्टैटिक्स ऑपरेशन होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो इस मॉड्यूल की हेल्प से। इसके अंदर कुछ आपको फंक्शन मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से जो है आप स्टैटिक्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो कौन कौन से कॉमन फंक्शन है, देखिए यहाँ पे एक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, मीडियन हाई होता है, मीडियन लो होता है। ये जो है कुछ कॉमन फंक्शन है जो कि इस मॉड्यूल का पार्ट होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में दे रखा हो और आपसे पूछा जाए इनके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टैटिक मॉड्यूल। तो अब जो है मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल थे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और उनके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब जो इंपॉर्टेंट फंक्शन मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है और जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया है। जो आपका चैप्टर 4 था यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, ये आपका फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें इस चैप्टर की समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आ जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 5। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।